खंड 1 अध्याय 1 एक बच्चे की मौत। अनुवादक होई डोंग। क्या आप अपनी युवावस्था में कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? जवानी की सारी भावनाएं और पागलपन सब उस व्यक्ति की वजह से। जब डिंगमी को डू मिंग वेई का फोन आया तो वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी भावनाओं को पोषित करने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत शांत था। वहां लंबे समय तक रहना ठंडा लगेगा। डिंगमी ने बस छींक ली। उसकी आवाज घुट गई। मिनहवी, डू मिंग वेई ने फोन पर कहा, चलो आज रात को अपॉइंटमेंट लेते हैं। डिंगमी ने स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे किया, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। क्या यह इस सप्ताहांत ठीक है? बीप बीप बीप। दूसरी तरफ से फोन कट गया। डिंगमी ने अपने होंठ चाटे। कुछ दिन पहले डू मिंग वेई को किए गए कॉल को याद करते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वाह, यह डिंगमी है। तुम अभी भी मुझसे संपर्क करना जानती हो? मुझे लगा कि तुम इन पुराने सहपाठियों के बारे में सब भूल गए हो। डू मिंग वेई अभी भी गुस्से में था। डिंगमी ने इसके बारे में बार बार सोचा और आखिरकार उसे एक संदेश भेजा, लेकिन डू मिंग वेई ने कोई जवाब नहीं दिया। डिंगमी एक सप्ताह तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रही और 30 एपिसोड के नाटक के मुख्य चरित्र के लिए उसकी आवाज अभिनय को समाप्त माना गया। सोने के लिए घर लौटने के बाद डिंगमी ने डू मिंग वेई को बुलाया और इस बार डू मिंग वेई ने आखिरकार उसे जाने दिया। उन दोनों ने जल्दी से एक समय और स्थान तय किया। दिनहमत कुछ और मिनटों के लिए बिस्तर पर लेटा रहा, फिर अपना चेहरा रगड़ा और उठकर नहाया, कपड़े बदले, मेकअप किया और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने चाबी पकड़ी और घर से निकल गया। दिनहमत ने डू मिनहवी के आने से पहले लगभग 10 मिनट तक रेस्तरां में इंतजार किया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिनहमत पहले हंस पड़ा। डू मिनहवी ने लगभग 3 सेकंड तक खुद को रोके रखा और फिर वह भी जोर से हंसने लगा। उसके मुंह से किसी को भी नहीं बख्शा। क्या मजाक है? मैंने सोचा था कि तुम दुनिया से गायब हो गए। जब प्रोग्राम टीम ने आवाज अभिनेताओं के बारे में एक एपिसोड करने की योजना बनाई तो मैंने सूची में आपका नाम देखा और सोचा कि यह वही नाम है। डिंगमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें। सुनने में उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। उसका लहजा गंभीर लेकिन कुछ हद तक शर्मीला था। उसका चेहरा एक हाथ जितना बड़ा नहीं था। उसकी भौहें घुमावदार थीं। उसके दांत सफेद लेकिन छोटे थे और उसके पास 2 मीठे डिंपल थे। डू मिंग वेई अगर गुस्से में भी होती तो पिघल जाती। डू मिंग वेई ने उसे देखा। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, डिंगमी ने उत्तर दिया, और आप बहुत अधिक सुंदर हैं। डू मिंग वेई ने अपनी छाती फुला ली। वह कब सुंदर नहीं थी? डिंगमी ने चुपचाप उसे देखा। जब वह हाई स्कूल में थी अब यह और भी बेहतर है, निश्चित रूप से 36D। डिंगमी और डू मिंग वेई मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक एक ही क्लास में थे। उस समय उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। भले ही उन्होंने कई सालों तक एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था, फिर भी उन्हें बात करने के लिए कई विषय मिल गए। बस पुरानी कहानियां और गपशप ही उन दोनों के लिए दिन रात बिना रुके चैट करने के लिए पर्याप्त थी। अंत में डू मिंग वेई ने थोड़ा रुककर डिंगमी को देखा और पूछा, क्या यह लू शी मिया के साथ संबंध तोड़ना नहीं है? तुमने मुझसे संपर्क भी नहीं किया। अंत में इस नाम का उल्लेख किया गया। दीनहमत ने पानी के गिलास को कसकर गले लगाया। उसकी पतली सफेद उंगलियां लगातार गिलास के किनारे को रगड़ रही थी। यह उसकी परिचित क्रिया थी जब वह घबरा जाती थी। डू मिनहवी वह व्यक्ति था जिसने उस समय उसके और ल्यूक थोई मिया के बीच सबसे प्रत्यक्ष अपरिपक्व भावनाओं को देखा था। पहले तो उसने अतीत को छूने के डर से उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाद में डू मिंग वेई ने देखा कि वह चुप थी और जल्दी से अपना हाथ लहराया। इसे भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ इस मामले पर चर्चा नहीं करूंगा, अन्यथा मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। डिंगमी ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से डू मिंगवेई ने पूछा, फिर आपने और ल्यूक थोई मिया ने ब्रेकअप क्यों किया? डिंग मी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। यह बस संगत नहीं है। डू मिंगवेई ने देखा कि वह सच नहीं कह रही थी और मुस्कुराया, यह संगत क्यों नहीं है? क्या तुमने और उसने ऐसा किया? दीने मत ने अपना सिर उठाकर दो मिनहवी को देखा, वह छोटी लड़की जिसने अभी पूछा था, क्या तुमने और ल्यूक थोई मिया ने अभी तक किस किया है, पहले से ही शर्मा रही थी और उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। हर कोई वाकई बड़ा हो गया है। वयस्कों की दुनिया अब इतनी गुप्त नहीं रही। दो मिनहवी ने उसकी ओर देखा और फिर से कहा, यह वह सच्चाई है जो मैंने तो खियन के साथ उलझने के वर्षों में सीखी है। एक पुरुष और एक महिला के बीच शारीरिक संबंध होने पर उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। आज वे बहस करते हैं और कल वे खुशी से बिस्तर पर लौटते हैं। यही सामंजस्य है। दिनमठ बेशक अपवाद है। उस आदमी को इसकी अनुमति नहीं है। डू मिनहवी ने एक और वाक्य जोड़ा। दीन मैट अब ल्यूक थोई मिया के विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और उसने पूछा, क्या तुम और तू खियन शादी करने की योजना बना रहे हो? वह व्यक्ति भी थी जिसने उस वर्ष डू मिनहवी और तू खियन के बीच प्रेम कहानी को सबसे स्पष्ट रूप से देखा था। वह और ल्यूक थोई मिया टूट गए थे, लेकिन डू मिनहवी और तू खियन अभी भी अच्छे संबंध में थे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो युवावस्था के प्यार को तब तक बचाकर रख सकते हैं जब तक कि वह फल न दे। डू मिंगवेई ने अपनी आंखें नीची कर लीं। अभी नहीं, चलो 1 या 2 साल में बात करते हैं। उस दिन वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। रेस्तरां से केटीवी रूम में चले गए और बातें करते रहे जब तक कि तू खियन ने डू मिंगवेई को उसे लेने के लिए नहीं बुलाया। वे दोनों जाने के लिए तैयार थे। तू खियन की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। बहुत हैरान हुआ। जब कार में बैठने वाला था तो डू मिंगवेई ने अचानक कहा, वास्तव में आपने ल्यूक थोई मिया को छोड़ दिया है ना? दीन मार्ट चुप रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। डू मिंगवेई ने उसे घूर कर देखा। उस साल दीन मार्ट ल्यूक थोई मिया को कितना पसंद करती थी। उसका पीछा करना कितना मुश्किल था, डू मिंगवेई सब जानती थी। डू मिनहवी ने बहुत देर तक सोचा लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि दीनमत ने ल्यूक थोई मिया को लात क्यों मारी। लेकिन मामला सच ही रहा होगा, भले ही संबंधित व्यक्ति ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। यह मामला ऐसा है जो हर कोई जानता है। आपसे ब्रेकअप के बाद ल्यूक थोई मिया ने शराब पीकर लैब में गड़बड़ कर दी थी। उसे विभागाध्यक्ष ने पकड़ लिया था। इसके अलावा वीडियो को स्कूल फोरम पर भी पोस्ट किया गया था। उस साल वह पोस्ट बहुत लोकप्रिय हुई थी। आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि लूशी मिया का व्यक्तित्व कैसा है। नशे में धुत और शरारती। कल्पना करना मुश्किल है ना? अगले दिन जब वह उठा, लूशी मिया ने तुरंत स्कूल नेटवर्क को हैक कर लिया था। पोस्ट और वीडियो भी डिलीट हो गए थे। इन दो चीजों को मिलाकर वह लगभग अनुशासित हो गया था। डिंग मी दंग रह गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डू मिंगवेई को थोड़ा अफसोस हुआ जब उसने उसे इस तरह देखा। जू कियान ने पहले भी उस वीडियो को सहेजा था, लेकिन लूशी मिया ने उसे इसे हटाने के लिए मजबूर किया, अन्यथा वह वास्तव में इसे आपको दिखाना चाहता था। उस वर्ष शांत और उदासीन आंखों वाले किशोर के पास भी पागलपन के ऐसे क्षण थे। यह ऐसा था जैसे एक ठंडा भगवान जो ऊपर था, अचानक कीचड़ में फेंक दिया गया था, मानव दुनिया के धुएं और आग से दूषित। डिंग मी ने अपने होठों के कोने चाटे, उसका गला सूख गया था। डू मिंगवेई ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। अगर तुम कभी लूशी मिया से मिलते हो तो निश्चित रूप से इसका जिक्र मत करना, वह तुम्हें मार डालेगा, खासकर उसकी पूर्व प्रेमिका।
डू मिंग वेई के कार में बैठने के बाद तुकियान ने पूछा, डिंग मी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? डू मिंग वेई, वह वही है, तुकियान। ओह। डिंग मी वहां जाने से पहले बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। डिंग मी ने एक विज्ञापन डब करने के लिए सहमति व्यक्त की। शुल्क उस समय एक आवाज अभिनेता को दी जा सकने वाली उच्चतम कीमत पर आधारित था। यह वास्तव में एक आसान और लाभदायक काम था, लेकिन उसे ऑडिशन देना था। अगली दोपहर वह निर्देशक से मिलने गई, विज्ञापन देखा, पंक्तियों की पुष्टि की और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने पैर उठाए, उसने अचानक कई लंबी आकृतियां लिफ्ट से बाहर निकलती देखीं। उस आदमी ने काली पैंट और शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंखें और भौहें काली थी, सीधी नाक थी और पतले, कसकर बंद होठ थे। वह व्यक्ति वास्तव में सुंदर था जब वह एक युवा लड़की थी, तो इस चेहरे से अचानक, उस चेहरे पर अचानक प्रवेश हुआ। आसानी से पेश करते हुए, यह डिंग एमआई इस वाणिज्यिक के लिए वॉयस अभिनेत्री है। आप उसकी आवाज से परिचित हो सकते हैं। निर्देशक ने लू शी मिया द्वारा बाधित होने पर बोलना समाप्त नहीं किया था। यह वास्तव में बहुत अधिक परिचित है, कई फिल्मों को सूचीबद्ध करता है। डिंग एमआई में आप पहले ऑडिशन क्यों नहीं देते? मूल रूप से विज्ञापन में कुछ आसानी से याद रखने वाली लाइनें थीं, लेकिन अब जब उसने अपने हेडफोन लगाए तो वह उन सभी को पूरी तरह से भूल गई थी। वह केवल स्क्रिप्ट निकाल सकती थी और इसे कुछ और बार पढ़ सकती थी, अपने गले को गर्म करने के लिए। लू शी मिया लगभग 1 मिनट तक बाहर खड़ी रही। जिस तरह से वह अपना सिर नीचे करके अपनी लाइनें पढ़ रही थी, वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वह किताब पढ़ते समय दिखती थी। सुबह सुबह पढ़ने के उन सत्रों के दौरान वह कक्षा में सबसे गंभीर व्यक्ति थी। जब वह चला गया तो डिंग मी ने अपना सिर उसकी प्रोफाइल देखने के लिए उठाया, ध्यान से उसकी पीठ को देखते हुए अचानक कल्पना की कि वह नशे में होने और जंगली व्यवहार करने पर कैसा दिखता था। उसकी याद में लू शी मिया शायद ही कभी शराब पीते थे, लेकिन उनकी शराब सहनशीलता खराब नहीं थी। उसने उन्हें पहले कभी नशे में नहीं देखा था। इस तरह की अकल्पनीय नशे की स्थिति को तो छोड़ ही दे। निर्देशक, डिंग मी, तुम किस बात पर अचंभित हो? चलो ऑडिशन देते हैं। दीन अहमद को होश आया। हाँ, ऑडिशन समाप्त हो गया और उसे नौकरी मिल गई। रिकॉर्डिंग के बाद डिंग मी ने अपने हेडफोन उतारे, अपनी चीजें पैक की और घर जाने के लिए तैयार हो गई। निर्देशक ने इस लड़की को देखा। उसका रूप सुंदर था, उसकी मुस्कान प्यारी और आकर्षक दोनों थी। यह सुंदरता बिना किसी परेशानी के पर्दे के पीछे से मंच पर कदम रख सकती थी। उसने उसे लाड प्यार किया और उसका समर्थन किया। उसका प्रसिद्ध होना निश्चित था। उसने पूछा, डिंग मी, क्या तुम अभिनय में रुचि रखती हो? मैं तुम्हें एक भूमिका दे सकता हूँ। डिंग मी मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, निर्देशक, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभिनय कैसे करना है। निर्देशक, आप अभिनय सीख सकते हैं। डिंग मी, मैं इसे नहीं सीख सकती। अभिनय का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि आप सुंदर हैं, आप अभिनय कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काफी निर्देशकों ने आपको भर्ती करने की कोशिश की है, लेकिन आप सभी को अस्वीकार कर दिया गया है। आप सिर्फ एक आवाज अभिनेत्री हैं। निर्देशक ने अफसोस के साथ कहा, यदि आप अपना मन बदलते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिंग मी केवल सिर हिला सकती थी। हाँ, धन्यवाद, निर्देशक। डिंग डूंग, खाली लिफ्ट में डिंग मी ने अपना सिर नीचे किया और अंदर कदम रखा। वह निचली मंजिल का बटन दबाने वाली थी जब लिफ्ट का दरवाजा अचानक एक हाथ से अवरुद्ध हो गया। दरवाजा फिर से खुला। एक क्रू कट वाला युवक अंदर आया। मिस्टर लू, अंदर आइए,
डिंगमी ने अपना सिर उठाया। लू शिमिया क्रू कट वाले युवक के पीछे खड़ी थी, ठंडे दिमाग से उसके पास से गुजरी, इत्मीनान से अंदर चली गई। क्रू कट वाला युवक मंजिल नंबर चुनने के लिए आगे बढ़ा। डिंगमी ने सहज रूप से टाल दिया, एक कदम पीछे हट गई, इसलिए वह लू शिमिया के समानांतर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर नीचे करके उसकी कमर पर लटकी हुई बाह को देखा, साफ और पतली, साफ जोड़ों वाली। फिर से वही अजीब सी खामोशी छा गई। अगर यह निश्चितता न होती कि लू शिमिया ने अपनी याददाश्त नहीं खोई है, तो डिंगमी को वाकई शक था कि वह उसकी नज़र में बस एक राहगीर थी। उसे कुछ दिन पहले डू मिंग वेई का सवाल याद आ गया। उसने और लू शिमिया ने कर लिया और ब्रेकअप कर लिया। खंड 1 अध्याय 2 मीठी यादें। यूरो आपके बाल बिल्कुल अस्तव्यस्त हैं। अनुवाद होई डुओंग। उस वर्ष, उस दिन 17 वर्षीय दिनहमत फिर से देर से उठी, अपने अस्तव्यस्त बालों को गले लगाया और बाथरूम में भाग गई। जल्दी से अपने बालों में कंघी की और चिल्लाई, माँ, कृपया मेरे जूते के फीते बांधने में मेरी मदद करें। मैं कल रात भूल गई। मेरा समय लगभग समाप्त हो गया है। चू थान ने उत्तर दिया, अभी भी जल्दी है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? दिनहमत अपने दांत साफ कर रही थी और अनाड़ीपन से एक कहानी गढ़ रही थी। मुझे अंग्रेजी कक्षा में जल्दी जाना है। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की सुबह ल्यूक थोई मियाँ फुटबॉल खेलने के लिए लगभग 40 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता था। वह उसके साथ स्कूल जाना चाहती थी, इसलिए उसे लगभग 1 घंटा पहले उठना पड़ता था। लेकिन वह अक्सर उठ नहीं पाती थी, खासकर तब जब मौसम हाल ही में और भी ठंडा हो गया था। वयस्कों को स्वाभाविक रूप से ऐसे बच्चे पसंद आते थे जो मेहनती और आत्मानुशासित होते थे। चू थान ने अपने जूते बांधे और उन्हें दरवाजे के पास बड़े करीने से रख दिया। नाश्ते में बंस और सोया मिल्क था, जो पहले से ही पास की शेल्फ पर रखा हुआ था। दिनहमत ने जल्दी से अपना बैग उठाया, अपने जूते पहने और एक सुंदर बोटाई बांधी। अलविदा माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। बन का एक निवाला लेते हुए उसने स्ट्रॉ को अपने मुंह में पकड़ा और नीचे की ओर उछली, अपनी साइकिल को गैरेज से बाहर निकाला और डिंगमी हवा की तरह भाग गई। विला की कतार से गुजरते हुए उसने देखा कि सबसे बाहरी इमारत के आंगन में पहले से ही साइकिलें खत्म हो गई थी। डिंगमी ने और भी तेजी से पैडल मारा, यहाँ तक कि अपने नितंबों को ऊपर उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए बल का उपयोग करने के लिए झुकी। वह वास्तव में हवा की तरह एक लड़की थी। सौभाग्य से जब वह चौराहे पर पैडल मारती हुई गई, तो उसने उस किशोर को देखा जो अभी अभी सड़क पार कर रहा था। जब वह कूड़ेदान के पास से गुजरा, तो उसने जल्दी और सटीक रूप से सोयाबीन के डिब्बे को डिब्बे में फेंक दिया। डिंगमी ने स्ट्रॉ को काटा और उसका पीछा किया। जब वह कूड़ेदान के पास से गुजरा, तो उसने लू शिमिया की हरकतों की भी नकल की। दुर्भाग्य से वह छूट गया। डिब्बा जमीन पर लुढ़क गया। अंत में कूड़ेदान के पास अकेला पड़ा रहा। दीनहमत ने साइकिल को देखा जो पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी, और वह निराश होकर साइकिल से उतर गई और कचरा उठाकर उसे वापस कूड़ेदान में डाल दिया। जब दीनहमत स्कूल की ओर भागी, तो ल्यूक थोई मियाँ ने पहले ही साइकिल लॉक कर दी थी। उसने जल्दी से साइकिल को धक्का दिया और दौड़कर स्कूल पहुंची। लड़की की नाजुक और सुंदर नाक हवा से लाल हो गई थी। उसके गाल भी लाल हो गए थे। उसकी कबूतर जैसी आंखें उसे देखकर झपक रही थी। उसने सूंघते हुए कहा, लू शिमिया, तुमने मुझे देखा लेकिन इंतजार नहीं किया। लू शिमिया ने अपना बैग अपनी पीठ पर रखा, अपना काला मुखौटा नीचे खींचा और उसे अपनी वर्दी की जेब में ठूंस लिया। उसने उसे उदासीनता से देखा। तुम्हारे बाल अस्त व्यस्त हैं। डिंगमी ने अपने छोटे बालों को खरोंचा, जल्दी से अपने बैंग्स को ठीक किया।
उसने यह बहुत सहजता से किया और कुछ ही समय में उसके बाल, जो हवा से उड़ रहे थे, आज्ञाकारी ढंग से उसके कान के पीछे मुड़ गए, एक प्यारे और चतुर चीनी मिट्टी के बच्चे की तरह। तुकियान ने एक हाथ में बास्केटबॉल और दूसरे में बाइक पकड़ी। दो लोगों की पीठ को पार करते हुए जल्दी से बाइक को लॉक किया, गेंद को आगे पीछे पास किया। आहमियान, चलो। उसने अपना स्कूल बैग भी नहीं उठाया था। लू शी मिया ने बैग डिंगमी की बाहों में फेंक दिया। इसे मेरे लिए कक्षा में ले आओ। डिंगमी दो स्कूल बैग पकड़े हुए पार्किंग में खड़ा था, अपना खुद का फेंकना चाहता था। यदि आप उसे आदेश देने की हिम्मत करते हैं तो उसका इंतजार करने की कोशिश करें। डिंगमी ने दो स्कूल बैग पकड़े और कक्षा 11-1 में चली गई। काले बैग को अंतिम पंक्ति में डेस्क पर फेंक दिया, फिर सामने अपनी सीट पर वापस आ गई। पूरी कक्षा में केवल वह थी। दिनमत ने ऊपकर कल लौटाया गया गणित का टेस्ट पेपर निकाला, पेपर पर दिए गए अंक देखे और कुछ देर तक कलम से उस पर हाथ फेरता रहा। यह सोचते हुए वह उठ खड़ी हुई और डू मिंग वेई की मेज पर जाकर एक उपन्यास ढूंढने लगी और उसे पलटने लगी। मध्यावधि परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी, इसलिए सभी बहुत आलसी थे। सुबह पढ़ने के समय से लगभग 10 मिनट पहले ही सभी लोग कक्षा में आने लगे थे। डू मिंग वेई चुपचाप डिंगमी के पीछे चले गए और अचानक उन्होंने वह किताब निकाल ली जो वह अपने हाथ के नीचे रख रही थी। डिंगमी चौंक गई और डू मिंग वेई पहले से ही उसके बगल में बैठे थे। क्या तुमने रोमांस उपन्यास नहीं पढ़े? तुमने मेरे न रहने पर चुपके से इसे पढ़ने की हिम्मत की। डिंगमी को नहीं पता था कि उपन्यास इतना अच्छा था। वह इसे पढ़ने में इतनी तल्लीन थी कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे मुझे दे दो, मैंने इसका केवल 1/3 हिस्सा पढ़ा है। डू मिंग वेई मुस्कुराया। पढ़ना बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डिंगमी ने देखा कि कक्षा का समय लगभग हो गया था। वह देर नहीं करना चाहती थी। चलो कक्षा के बाद बात करते हैं। डिंगमी ने अपनी अंग्रेजी की किताब निकाली, सुबह पढ़ने की तैयारी की। डू मिंग वेई ने अंग्रेजी शिक्षक पर नजर डाली जो पहले से ही पिछले दरवाजे से जा चुके थे। उन्होंने जल्दी से उपन्यास को अपनी जैकेट में ठूंसा और जल्दी से अपनी सीट पर वापस भाग गईं। डिंगमी ने अपना सिर घुमाया। लू शी मिया अंग्रेजी शिक्षक के पीछे कक्षा में चले गए। वह अंग्रेजी शिक्षक से एक सिर लंबा था। उसके माथे पर बालों की कुछ लटें अभी भी पानी से टपक रही थी। उसने उन्हें आसानी से ब्रश किया, अंदर चला गया और पिछले दरवाजे के सामने डेस्क की आखिरी पंक्ति में बैठ गया। अपना स्कूल बैग डेस्क की दराज में ठूंस दिया, अपनी अंग्रेजी की किताब खोली और बेतरतीब ढंग से एक पृष्ठ पलट दिया। उसने अपना सिर घुमाया और पढ़ना शुरू कर दिया। सभी कक्षाओं में से उसे सुबह सुबह पढ़ने का समय सबसे ज्यादा पसंद था। कक्षा के दौरान डू मिंग वेई ने डिंगमी की डेस्कमेट को बाहर निकाला, डिंगमी के करीब झुकी और उसे उपन्यास का बाकी हिस्सा सुनाया। सच कहूं तो डू मिंग वेई कहानियां सुनाने में बहुत अच्छी थी, हमेशा बताने के लिए अच्छे हिस्से चुनती थी। डिंगमी को पढ़ने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और वह खुशी खुशी उसकी बातें सुनती रही। जियांग शिनजी, जो सामने की डेस्क पर बैठा था, उसे भी अपना सिर घुमाना पड़ा। डिंगमी, तुम इसे खुद क्यों नहीं पढ़ती? इसे खुद पढ़ना बेहतर है। डू मिंग वेई खांसी और जल्दी से जवाब दिया, इतना लंबा उपन्यास, मैं उसे सिर्फ अच्छे हिस्से बताऊंगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उस उपन्यास में ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। पूरा समूह अभी भी एक दूसरे की आंखों में शुद्ध सफेद फूल है। अब अगर डिंगमी इसे पढ़ती तो वह बहुत शर्मिंदा होती। आम तौर पर लड़कियां इसे चुपके से पढ़ती हैं। लड़कों के विपरीत, जो कंप्यूटर की डी ड्राइव को इकट्ठा करके साझा कर सकते हैं। जियांग शिनजी को उपन्यासों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने विषय बदल दिया।
हम इस शुक्रवार को सीटें बदल लेंगे। मुझे नहीं पता कि होमरूम शिक्षक उन्हें कैसे व्यवस्थित करेंगे। आधे सेमेस्टर के लिए कक्षा में स्थानांतरित होने के बाद मूल बैठने की व्यवस्था की गई थी। डुमिंग वेई और डिंगमी मिडिल स्कूल के 3 साल तक डेस्कमेट थे और ग्रेड 10 में वे एक ही कक्षा में स्थानांतरित हो गए, लेकिन हर बार जब उन्हें सीटें आवंटित की जाती थीं, तो उन्हें लॉटरी निकालनी पड़ती थी और उन दोनों ने कभी डेस्क नहीं निकाली थी। कक्षा 11 को प्राकृतिक विज्ञान विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां लड़कों की तुलना में लड़कियां कम थी। कई लड़के और लड़कियां एक ही मेज पर बैठते थे। दीन मैट का डेस्कमेट अब एक लड़का था। पहले तो डो मिन्हवी उसके साथ सीट बदलना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, शिकायत करते हुए कि उसकी सीटें असमान थी। डो मिन्हवी को लॉटरी से नफरत थी। क्या हम अपनी सीटें खुद चुन सकते हैं? टुओंग टैन ने सोचा, ऐसा लगता है कि हमारे होमरूम शिक्षक थोड़े अलग हैं। मैंने सुना है कि वह गणित की परीक्षा में सबसे अधिक अंक पाने वाले को अपना डेस्कमेट चुनने देगा। कक्षा 11-1 के होमरूम शिक्षक गणित के शिक्षक लीची बान थे। कक्षा के लड़के उन्हें चुपके से भाई बान कहते थे। भाई बिन अच्छे गणित के नतीजों वाले छात्रों के प्रति बेहद पक्षपाती थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने पक्षपाती होंगे। सीटों के लिए लॉटरी निकालने की भी जरूरत नहीं थी। गणित की परीक्षा में प्रथम डिंगमी ने आखिरी टेबल पर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लू शी मियां दीवार से टिकी हुई थी, आलसी दिख रही थी। अगली कक्षा की जू कियान भी वहीं बैठी थी। वे सभी एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। डू मिंग वेई और लू शी मियां भी पड़ोसी थे और हाल के वर्षों में डिंगमी अक्सर डू मिंग वेई के घर भागती थी। डू मिंग वेई दंग रह गई, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुम गंभीर हो? जियांग शिनजी ने जवाब दिया, मैंने सुना है। उसने भी लू शी मियां को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। डू मिंग वेई ने चुपचाप डिंगमी की पीठ पर चुटकी ली। डिंगमी कांप उठी, डू मिंग वेई को देखकर जो बेतहाशा पलके झपका रहा था। डिंगमी ने अपने होठों के कोने चाटे, उसका दिल धड़क उठा। यह पहली बार होगा जब वह लू शी मियां के साथ एक ही कक्षा में, एक ही टेबल पर बैठेगी। बस इसके बारे में सोचना ही कितना अद्भुत था। डू मिंग वेई ने उसके कान में फुसफुसाया, जाओ लू शी मियां से कहो, शायद वह तुम्हें चुन ले। डिंगमी को नहीं पता था कि डू मिंग वेई को यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला। यह सोचकर कि लू शी मियां उसकी बात सुनेंगे, उसने अपना सिर झुका लिया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डू मिंग वेई, जाओ। थोड़ी सी बातचीत से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा उसके साथ बैठना चाहते थे, है ना? क्या होगा अगर? दीन मैट अपने कंधों से अपना अभिमान नहीं हटा पाई और बैठी रही। दोपहर की क्लास शुरू होने तक वह और शांत नहीं बैठ सकती थी। ल्यूक थोई मियां दीवार के सहारे बैठा था। उसके लंबे पैर उसके डेस्कमेट की कुर्सी पर लटके हुए थे। डिंगमी उसके सामने खड़ी हो गई, उसे अपने पैर हटाने का इशारा किया ताकि वह बैठ सके। लू शी मियां ने अपने सिर को अपने हाथों से सहारा देते हुए उदासीनता से पूछा, तुम फिर से क्या करना चाहते हो? डिंगमी ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें टेढ़ी कीं। उसके डिंपल दिखाई दिए और गायब हो गए। तुमने गणित में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लू शी मियां ने अपनी भौहें उठाईं। और फिर? मेरे पेपर को सही करने में मेरी मदद करो। वह बेहद प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। लू शी मियां की आंखें शांत थी। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। पेपर यहाँ लाओ। डिंगमी जल्दी से बैठ गई, झुक गई और उसे बोलने में थोड़ी मुश्किल हुई। देरी क्यों हो रही है? डिंगमी ने अपना सिर उठाया, उसे घूरा और फुसफुसाया, मैंने सुना है, जो व्यक्ति गणित में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है, उसे डेस्कमेट चुनने का मौका मिलता है। लू शी मियां,
मुझे अपने डेस्कमेट के रूप में चुना जा सकता है। 1 सेकंड। आप स्वतंत्र रूप से अपने डेस्कमेट का चयन करना चाहते हैं, तो आपको शीर्ष स्थान पर ले जाना चाहिए। नीचे के लोग हांफते थे। यह वास्तव में था जैसा कि जियांग शिनजी ने कहा था। ली जिबिन मुस्कुराया और आखिरी टेबल की तरफ देखा। नेता लू शी मियां है। आपके चुनने के बाद बाकी लोग लॉटरी निकालेंगे। लू शी मियां धीरे से खड़ा हुआ, अपना हाथ उठाया और समूह 2, टेबल 3 की ओर इशारा किया। यहीं पर डिंगमी बैठा था। तो डिंगमी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। जल्दी से अपने गालों पर पड़े डिंपल को छिपाने के लिए अपने होठों को कसकर दबाया, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही बहुत खुश थी। हुम्फ, तुम झूठे हो। डू मिंग वेई लू शी मियां के सामने तिरछे बैठी थी। इस दिशा से ऊपर देखते हुए उसे भी लगा कि लू शी मियां ही डिंगमी है। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। डिंगमी, ली जी बिन ने शांति से कहा। डिंगमी, है न? डिंगमी ने पहले ही अपने होठों को सिकोड़ लिया था। अपने खुशनुमा गालों को छिपाते हुए अपना सिर नीचे किया और अपनी किताबें पैक करने के लिए तैयार हो गई। लू शी मियां ने उसका हाथ छोड़ा, शांति से जवाब दिया, यह डिंगमी नहीं है। यह डिंगमी की डेस्कमेट टू डिच है। डिंगमी। खंड 1 अध्याय 3 अनुवादक। होई डुओंगलॉट्स निकालने के बाद स्कूल की घंटी बजी। एक छात्रा ने अपना हाथ उठाया। शिक्षक, क्या मैं सीट बदल सकती हूँ? मित्र बंगवान्हे ने मेरे साथ सीट बदलने पर सहमति दे दी है। जब दिनमत ने यह सुना तो वह उदास होकर अपना सामान पैक कर रहा था और उसने तुरंत अपना सिर उठाकर अपने पुराने डेस्कमेट कॉमरेड टू डिच की ओर देखा। गोरा और सुंदर चेहरा उसे देखकर मुस्कुराया। डेस्कमेट तो डेस्कमेट ही है। फिर भी पास में ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपना चश्मा नाक के ऊपर चढ़ाया और अपना सामान पैक करना जारी रखा। क्या तुम मेरे साथ सीट बदल सकते हो? लेकिन डिंगमी कुछ कहना चाहती थी जो उसके गले में अटक गया। ली जी बिन ने पाठ योजना को अपनी कांख के नीचे दबाया और इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं। अगर आप सीट बदलना चाहते हैं तो अगली गणित की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करें। क्या गणित की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ होना दुनिया की सबसे अच्छी बात है? डिंगमी बेहद खुश थी कि उसने पहले ऐसा नहीं कहा था। डू मिंग वेई चले गए और मुंह बनाकर जियांग शिनजी को देखा और फुसफुसाए, मैं बस पूछने ही वाला था कि क्या आप मेरे साथ सीट बदल सकते हैं। जियांग शिनजी डिंगमी की नई डेस्कमेट थी। जियांग शिनजी मुस्कुराई। शिक्षक ने कहा नहीं। ली जी बिन ने पाठ योजना उठाई और कक्षा में 2 युवा प्रेमियों को जीवन के आदर्शों पर चर्चा करने के लिए कार्यालय में ले गए। डो मिन्हवी ने उनकी पीठ पर क्रोध से देखा। क्या बचपन में प्यार का मतलब है कि आपको गणित में अव्वल आना होगा? उसकी आवाज छोटी नहीं थी। पूरी क्लास ने उसे सुना और जोर से हंस पड़े। दर्जनों आंखें एक साथ अंतिम मेज की ओर घूम रही थी। गणित की परीक्षा में अव्वल आना लू शी मियां का ड्रैगन सिंहासन था। न केवल कक्षा में अव्वल होना, बल्कि ब्लॉक में भी अव्वल होना। कोई भी इसे हिला नहीं सकता था। लू शी मियां खड़े हो गए। उनकी 1 मीटर 85 इंच की लंबाई ने अपने दोस्तों को अहंकार से देखा। उदासीनता से कहा, यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो गणित की परीक्षा में अव्वल रहें और जल्दी प्यार करने की कोशिश करें। डू मिंग वेई। डिंगमी जोर से हंस पड़ी। डू मिंग वेई उसके साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर चुटकी ली। मेरी छोटी मीमी, तुम आखिरकार मुस्कुरा रही हो। डिंगमी ने किताबों के ढेर को गले लगाया, हंसना बंद किया और कक्षा के पीछे की ओर चली गई। हमने सीटें बदल ली हैं। जल्दी करो और सामान समेटो। पूरे समूह ने जल्दी से अपनी चीजें हटाईं और सीटें बदलीं, सिवाय लू शी मियां के। जो लोग सीटें बदल चुके थे वे धीरे धीरे कक्षा से बाहर चले गए। दीनमत अभी भी सामान पैक कर रही थी।
दो मिनहवी ने दीनहमत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर उसके सिर के पीछे से देखा, घातक सुंदर ल्यूक थोई मियाँ को देखा। ठीक है, अगर हम एक ही टेबल पर नहीं बैठ सकते, तो हम अगली टेबल पर बैठ सकते हैं। यही बात उसके और दिनहमैट के लिए भी लागू होती है। टू डिच ने ल्यूक थोई मियाँ का अभिवादन किया। अरे, अब से हम डेस्कमेट हैं। चलो एक दूसरे का ख्याल रखें। हालांकि उसे यह भी समझ में नहीं आया कि ल्यूक थोई मियाँ ने उसे अपना डेस्कमेट क्यों चुना। क्या इसलिए कि वह ज्यादा बात नहीं करता था? शायद ऐसा ही हो। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे हल्के से देखा। दिनहमत उलझन में था। उसने खुद ही अपनी सीटमेट चुनी थी, है न? वह इतना ठंडा क्यों है? लेकिन कोई बात नहीं। दीनहमाट ने दो टेबलों के बीच की दूरी का अनुमान लगाने के लिए पलट कर देखा। टेबल एक दूसरे के बगल में थी। दूरी बहुत कम थी। पलटकर वह देख सकती थी। वह बहुत संतुष्ट थी। उस पल उनकी आंखें मिली। दीनहमाट ने अचानक ल्यूक थोई मियाँ को देखकर मुस्कुराया, जिससे वह दंग रह गया। वह लड़की जो चाहती थी कि वह कक्षा से पहले उसे लात मार दे, अब बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। लड़कियों को समझना वाकई मुश्किल है, लेकिन यह और भी बेहतर है। अब उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है। तू खियन पिछले दरवाजे पर खड़ी थी और उसने आवाज लगाई, आह मियाँ, फुटबॉल खेलने जाओ। ल्यूक थोई मियाँ ने किताब बंद की और उसे डेस्क की दराज में फेंक दिया। फिर फेरेरो रोशेर का एक डिब्बा निकाला और उसे पहले टेबल पर फेंक दिया। फेरेरो रोशेर, एक प्रकार की इतालवी चॉकलेट। दीनहमैट हैरान थी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। तुमने इसे खरीदा? मुझे नहीं पता कि इसे डेस्क की दराज में किसने रखा। मैं इसे नहीं खाऊंगी। तुम और दो मिनहवी इसे साझा कर सकते हैं। यह और कौन हो सकता है? कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है न? डिंगमी ने चॉकलेट का डिब्बा पकड़ा और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराई। डू मिंग वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे छीन लिया। मैं इसे छील दूंगी। उन दोनों ने चॉकलेट का डिब्बा साझा किया। जियांग शिंजी, जो अभी अभी बाथरूम से लौटा था, ने उसे देखा और पूछा, चॉकलेट कहाँ है? डू मिंग वेई ने उसे एक टुकड़ा दिया। लू शी मियाँ ने हमारी जियाओमी को बहलाया। डिंगमी तुरंत शर्मा गई और जल्दी से एक टुकड़ा डू मिंग वेई के मुंह में ठूंस दिया। बकवास मत करो। उसने इसे नहीं खाया, इसलिए उसने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा। दो मिनहवी ने चॉकलेट थूक दी। दीनहतियो मत। तुमने इसे मेरे मुंह में ठूंस दिया, इससे पहले कि मैं कागज खोलूं। क्या तुम अपने दोस्त की हत्या करना चाहते हो? दीनहमत। क्षमा करें। इस तरह के गुप्त प्रेम को कहना हमेशा कठिन होता है। दीनहमत अपने दिल में गहरे छिपे इस रहस्य को केवल दो मिनहवी के साथ साझा करना चाहती है। वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं चाहती है। सबसे पहले यह जानने वाला व्यक्ति कि उसे लू शी मियाँ पसंद है, वह भी डू मिंग वेई ही था। लू शी मियाँ को दूसरा होना ही था, वह बाद में नहीं हो सकता था। जियांग शिनजी ने डिंगमी को देखा और मुस्कुराया। मैं अब खाने जा रहा हूँ। क्या तुम दोनों जा रहे हो? डू मिंग वेई, डिंगमी ने अभी तक पैकिंग पूरी नहीं की है। जियांग शिनजी, तो मैं पहले जाऊंगा। कक्षा खाली थी। डिंगमी ने धीरे धीरे पैकिंग पूरी की और चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए मुस्कुराई। चलो खाना खाते हैं। डू मिंग वेई ने उसे घूर कर देखा। तुम उत्साहित दिख रही हो। क्या चॉकलेट वाकई मीठी है? मैं अभी भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन दीनहमत ने अपने होठों को मोड़ा, बेहद प्रसन्न। मैं सोच रही थी, अगर यह सच है कि केवल गणित में शीर्ष स्थान पाने वाला व्यक्ति ही जल्दी प्यार में पड़ सकता है, तो क्या यह सच नहीं है कि केवल ल्यूक थोई मियाँ को ही? बस इसके बारे में सोचने से मुझे बहुत गर्व होता है। वह जिस व्यक्ति को पसंद करती है, वह बहुत प्रतिभाशाली है न? एक युवा लड़की का दिल ऐसा ही होता है, परिवर्तनशील।
डू मिंगवेई ने चेतावनी दी, अगर केवल लू शिमिया को अनुमति दी जाती है तो क्या आप किसी भूत से प्यार करती हैं? डिंगमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे समझ में आया। उसने तुरंत अपना हाथ थपथपाया। तुम बहुत घृणित हो। दोनों ने पूरे रास्ते बहस की। फुटबॉल मैदान से गुजरते समय दिनमट अचानक रुक गया। सर्दियों की शुरुआत में आसमान जल्दी ही काला हो जाता है, रोशनी जल्दी ही जल जाती है। दिनमत ने बस नजर डाली और देखा कि ल्यूक थोई मियाँ यार्ड के बीच में खड़े हैं। हाथीदांत सुनहरी रोशनी उस पर प्रकाश की एक परत चढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। कोर्ट पर स्पष्ट रूप से बहुत सारे लोग थे, लेकिन वह केवल उसे देख सकती थी। जैसे ही लू शिमिया 3 बिंदु रेखा के बाहर खड़े थे, उन्होंने छलांग लगा दी। डिंगमी ने घबराकर गेंद की दिशा में देखा, जो सटीक रूप से टोकरी में प्रवेश कर रही थी। पूरा कोर्ट जयकारों से गूंज उठा और हल्की सी लड़कियों की जयकार की आवाज भी आ रही थी। लू शिमिया ने अपना पसीना पोंछा और जू कियान को हाई फाइव दिया, जो अभी अभी दौड़कर आया था। डिंगमी ने अपनी जीभ को सिकोड़ा। उसके होठों पर अभी भी चॉकलेट की मिठास बनी हुई थी। चॉकलेट वाकई मीठी होती है। स्थल परिवर्तन के 1 सप्ताह बाद डिंगमी ने पाया कि इस तरफ की 2 टेबलों ने एक बहुत ही अजीब विकर्ण रेखा बनाई थी। टू डिच और ल्यूक थोई मियाँ एक दूसरे के प्रति बहुत ठंडे थे, शायद इसलिए क्योंकि वे आधे सेमेस्टर से अधिक समय के लिए कक्षाओं में अलग हो गए थे, और टू डिच आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए वह सभी के साथ ऐसा ही था। डिंगमी आधे सेमेस्टर से उसके साथ बैठी थी, लेकिन वह अक्सर उससे बात करता था। जब जियांग शिंजी गणित का होमवर्क करता था, तो वह अक्सर लू शिमियन से पूछता था, और लू शिमियन उतना ठंडा नहीं था जितना वह दिखाई देता था। जब उसके सहपाठी उससे सवाल पूछते थे, तो वह हमेशा उनका जवाब देता था, जब तक कि सवाल बहुत बेवकूफ़ी भरे न हों। डिंगमी को डर था कि बहुत सारे सवाल पूछने से पता चल जाएगा कि वह कितनी बेवकूफ़ है, इसलिए वह हमेशा सवालों की संख्या को नियंत्रित करती थी। लेकिन कभी-कभी जब डिंगमी कोई सवाल पूछने वाली होती थी, तो जियांग शिंजी पहले पूछ लेती थी। समय के साथ वे चारों एक एक्स आकार की विकर्ण रेखा बन गए। लू शिमियन ने जियांग शिंजी के साथ सवाल हल किए और डिंगमी ने जू यी के साथ बातचीत की। अभी की तरह डिंगमी ने अभी सवालों के साथ मुड़कर देखा था, जब जियांग शिंजी ने उन्हें पहले ही उसके पीछे टेबल पर रख दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके पास सवाल को दबाए रखने और अपने होंठ काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले आप पूछिए। टुओंग टैन टू मुस्कुराई। ठीक है, मैं जल्दी से पूछूंगी। दीन मैट मुस्कुराई और सवाल को पकड़े हुए पीछे मुड़ी, उदास होकर मेज पर झुक गई। उसकी आंखें घूम रही थी, क्योंकि वह अपनी कुर्सी के नीचे आराम कर रहे पैर को घूर रही थी। यह लू शिमिया की लंबी टांगें थी, जिन्हें ठीक से नहीं रखा जा सकता था। हमेशा अपनी कुर्सी के पायदान पर लटकी रहती थी। जब अच्छे मूड में होती थी, तो वे आगे पीछे हिलती थी। उसके पीछे लू शिमिया को जियांग शिंजी से बात करते हुए सुना जा सकता था। उसके स्वर में थोड़ी अधीरता दिखाई दे रही थी। डिंगमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका सिर जल रहा था। उसने अपना पैर उठाया और गुस्से से उस काले जूते पर कदम रख दिया। बल हल्का नहीं था। लू शिमिया हैरान थी और समय रहते बच नहीं पाई, इसलिए उन्हें लात मारी गई। वह धीरे से चिल्लाईं। डिंगमी की पीठ ठंडी हो गई और उसे तुरंत पछतावा हुआ। जियांग शिंजी ने देखा कि लू शिमिया ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और सावधानी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लू शिमिया ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सिर झुकाए छोटे से व्यक्ति को देखा, भौहें सिकोड़ते हुए। डिंगमी, क्या तुम बीमार हो? वह व्यक्ति बिना हिले डुले रेंगकर बाहर निकल गया।
अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बुदबुदाया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मीमी, दो मिनहवी ने अपना सिर घुमाया, क्या तुम्हें पेट में दर्द है? दिनहमट, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? अब मैं बस अदृश्य होना चाहता हूँ। कोई भी मेरे बारे में परवाह नहीं करता है। और प्रश्न पत्र को एक तरफ धकेल दिया। जू यी से पूछें, वह गणित में भी अच्छा है। गर्म पानी का एक कप। यहाँ, इसे जल्दी से पिएं। शर्मिंदा होकर वह शर्मा गई, मैं ठीक हूँ। डुमिंग वेई, मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी चाची अभी मिलने आई हैं। जियांग शिनजी ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ और नहीं कहा। शाम का स्व अध्ययन सत्र समाप्त हो गया और पूरा स्कूल प्रांगण तुरंत शोर से भर गया। डुमिंग वेई ने अपना सिर घुमाया, मेरे माता पिता मुझे लेने आए हैं, मैं पहले घर जाऊंगी। सड़क पर सावधान रहना। डिंगमी ने सिर हिलाया, समझ गया। डुमिंग वेई ने लू शी मिया की ओर देखा, क्या तुम आज भी अपनी बाइक चला रहे हो? लू शी मिया ने अपना स्कूल बैग दराज से निकाला। हाँ, डुमिंग वेई, यह ठीक है। वह मन की शांति के साथ चली गई। दिनहमट, ल्यूक थोई मिया के रास्ते पर ही थी। उसका घर बाइक से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। दो मिनवी और ल्यूक थोई मिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अच्छी है। दो मिनवी के पास उन्हें लेने और छोड़ने के लिए हमेशा एक कार होती है। लू शी मिया के लिए खैर, उनका परिवार एक विशिष्ट नवधनाढ्य था। लू शी मिया के पिता 12 साल की उम्र में अमीर हो गए थे। डुमिंग वेई के घर के बगल में विला में चले गए। दोनों पड़ोसी बन गए। लू शी मिया को कार लेना पसंद नहीं था। हमेशा स्कूल जाने के लिए साइकिल चलाते थे। डिंगमी अक्सर उनके साथ साइकिल चलाते थे। धीरे धीरे कक्षा खाली हो गई। जियांग शिनजी एक पल के लिए झिझक गया, क्योंकि बाहर एक ड्राइवर इंतजार कर रहा था, इसलिए वह भी चला गया। लू शी मिया खड़ा हो गया। फर्श पर कुर्सी के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। पाया कि वह अभी भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने आज दोपहर उसे लात मारी थी और अभी भी हिम्मत कर रही थी। अपने बालों को बिखेरने के लिए आगे बढ़ी। उसके बाल मुलायम और रेशमी थे, एक छोटे पिल्ले की तरह उलझे हुए। जा रहे हो? डिंगमी का दिमाग गड़बड़ा गया, स्तब्ध। लंबा और पतला किशोर पहले से ही पीछे के दरवाजे पर चला गया था। उसकी छाया लंबे समय तक उसका सामना कर रही थी। अधीरता से आग्रह करती है, जल्दी करो। शी मिया रुक गई, इधर उधर हो गई। क्या? इंडली, भ्रम में पूछा गया। क्या आप नाराज हैं? कुछ देर तक उसे देखते हुए दीनहमत ने उत्सुकता से प्रतीक्षा की। उसकी आंखें चौड़ी, स्पष्ट और चमकदार हो गईं। यदि आप सहज नहीं हैं, तो उदार होने का दिखावा न करें। लंबा आंकड़ा चमक गया। युवक ने अपने हाथों को अपनी जेबों में डाला और हवा के झोंके से दूर चला गया। दीनहमत, अध्याय 3 का अंत। खंड 1 अध्याय 4, तो फिर भूत तुम्हें घर भेज देगा। अनुवाद होई डुओंग, ल्यूक थोई मियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? दिनहमट ने उसका पीछा किया। ल्यूक थोई मियाँ कार में चढ़ गए और अपना धैर्य खो बैठे। अगर तुम टालमटोल करते रहे, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। दिनहमट ने जल्दी से कार निकाली, लेकिन ल्यूक थोई मियन पहले ही तेजी से भाग चुका था। दिनहमट जल्दी से बाइक पर चढ़ गया और उसके पीछे पैडल मारने लगा। मेरा इंतजार करो। युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी, यहाँ तक कि उसकी पीठ भी बहुत ठंडी थी। लेकिन डिंगमी का दिल खुशी से भर गया था, जैसे कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। वह बस अपने कोकून से बाहर निकलना चाहती थी। जब वह घर लौटी, तो डिंगमी का चेहरा लाल था। उसके होठों के कोने पर बने डिम्पल छिप नहीं पा रहे थे। जब उसने लिविंग रूम में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, तो उसने अपनी उत्साहित अभिव्यक्ति को दूर करते हुए आज्ञाकारी ढंग से कहा, चाचा, आप वापस आ गए।
टिएट चान अभी अभी एक लंबी व्यापारिक यात्रा से लौटा था और दिनमट की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में हुई मध्यावधि परीक्षाओं में कुछ स्तर सुधार किया है। बहुत अच्छा। टिएट निन्ह की तुलना में बहुत कम चिंताजनक। हाल ही में आयोजित मध्यावधि परीक्षा में दिनमट को कक्षा में 25वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कक्षाओं के पहली बार विभाजन के समय से 5 स्थान ऊपर है। उसने आज्ञाकारी भाव से अपनी आंखें नीची कर ली। हाँ, मेरी अंग्रेजी की परीक्षा ठीक थी। चू थान कमरे से बाहर चला गया और उसकी ओर देखा। अब जब तुम वापस आ गई हो, तो जल्दी से नहा लो और सो जाओ। दिनमत ने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया। निचली चारपाई पर जू निंग अपनी बाहों में गुलाबी खरगोश के सिर वाली गर्म पानी की बोतल पकड़े हुए था और उसके हाथ में नवीनतम मॉडल का फोन था। शायद कोई गेम खेल रहा था। काफी शोर कर रहा था। डिंगमी ने अपना स्कूल बैग नीचे रखा, अपना पजामा निकाला और नहाने चली गई। नहाने के बाद वह डेस्क पर बैठ गई और आधा गणित का सवाल हल करने लगी। कमरे में कोई हीटिंग डिवाइस नहीं थी। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे ठंडे हो गए। दिनमत ने डेस्क लैंप बंद कर दिया, अपनी किताबें और नोटबुक बैग में भर ली और बाथरूम से बाहर आकर देखा कि टिएट निन्ह अभी भी गुलाबी खरगोश के सिर के वार्मर को गले लगाए हुए थी और अपने फोन से खेल रही थी। वह पास आई और बोली, टिएट निन्हा, तुमने अभी तक गर्म पानी की बोतल नहीं खरीदी? टिएट निन्ह ने ऊपर देखे बिना ही कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या आप इसे मुझे एक और दिन के लिए उधार दे सकते हैं? दिनमट ने अपने होंठ काटे, लेकिन मैंने इसे पहले ही 1 सप्ताह के लिए उधार ले लिया है। हाँ, मैं फिर भूल गया। चू थान और टिएट चान पिछले 5 वर्षों से मिलकर अपने परिवार का पुनर्निर्माण कर रहे हैं और उनका एक 4 वर्षीय बेटा टिएट ट्यू बान है। टिएट निन्हा टिएट चान की पूर्व पत्नी की बेटी है, जो दिनमट से 1 साल बड़ी है। वह प्रांत के प्रथम हाई स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकी, इसलिए उसे द्वितीय हाई स्कूल में जाना पड़ा। लेकिन जू निंग को इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसे पढ़ाई पसंद नहीं थी। वह पहले से ही 12वीं कक्षा में थी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। घर में केवल 3 कमरे थे। जू जियाओबिन के 4 साल का होने के बाद जू जेन चाहता था कि उसके बेटे के पास उसका अपना कमरा हो, इसलिए जू निंग और डिंगमी को एक साथ इस कमरे में चारपाई बिस्तर के साथ रहना पड़ा। टिएट निन्ह को शुरू में उसके साथ एक ही कमरे में रहना पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आधे साल के बाद उसे इसकी आदत हो गई। सौतेली माँ बनना आसान नहीं था, इसलिए चू थान ने इस भूमिका को निभाने की पूरी कोशिश की। आम तौर पर दिनमत अपनी माँ को असहज महसूस नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह हमेशा टिएट निन्ह की बात मानने की कोशिश करती थी। लेकिन आज रात दिनमत चुपचाप इसे अनदेखा नहीं करना चाहती थी और हमेशा की तरह ऊपर की चारपाई पर चढ़ना नहीं चाहती थी। वह वहीं खड़ी रही और बोली, लेकिन मुझे अभी भी इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ठंड है। टिएट निन्ह अभी भी अपना सिर झुकाए हुए अपने फोन से खेल रहा था। बस एक और रात, मैं कल इसे खरीदना जरूर याद रखूंगा। मैंने यह बात कई बार कही है। मैं कल जरूर याद रखूंगा। दिनमट ने अपने होंठ काटे, अचानक गर्म सैंक की थैली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पलटी और सीढ़ियों से ऊपर रेंगते हुए बोली, मैं इसे अब तुम्हें उधार नहीं दूंगी। आज कोई गर्म सैंक नहीं, मैं इसे कल याद रखूंगा। दिनमत जल्दी से बिस्तर पर चढ़ गया और गर्म सेक को बर्फीले कंबल में भर लिया। टिएट निन्ह दंग रह गया और जब उसने प्रतिक्रिया की तो गुस्से में बड़बड़ाया, तुच्छ। दिनमट ने उसे अनदेखा किया, गर्म गर्म सैंक को गले लगाया। उसके दिल की सारी चिंताएं अचानक गायब हो गईं। उसे लगा कि ल्यूक थोई मियाँ सही थे। यदि आप सहज नहीं हैं, तो उदार होने का दिखावा न करें। कभी कभी वह उदार होने का दिखावा करती है,
लेकिन अंत में वह खुद को दुखी ही महसूस कराती है। ल्यूक थोई मिया और दो मिन्हवी एक ही तरह के लोग हैं। वे कभी भी उदारता दिखाने की जहमत नहीं उठाते, तेज और मजबूत। कभी कभी दिनमाट वास्तव में उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन 17 वर्षीय दिनमाट केवल सतही रूप से समझता है और अभी तक इस कहावत में छिपे दूसरे अर्थ को नहीं समझ पाया है। कई सालों बाद जब वे फिर से मिलते हैं तो वे अचानक जाग जाते हैं। दिसंबर के मध्य में मौसम की पहली बर्फ गिरी। डिंगमी और लू शी मियां अब अपनी बाइक नहीं चला सकते थे। उस दौरान डिंगमी को अचानक सर्दी से नफरत हो गई, क्योंकि इसने उसे और लू शी मियां को स्कूल जाने के लिए 20 मिनट का समय छीन लिया था। लेकिन उसे इसके आगे झुकना पड़ा। एक मोटा फर कोट और उसके ऊपर एक ढीली ढाली वर्दी पहनकर डिंगमी ने खुद को कसकर लपेटा और बस में चढ़ गई। लू शी मियां के लिए उसने एक युवा मास्टर के रूप में अपनी स्थिति वापस पा ली थी और अब कार से जाने से इनकार नहीं करता था। लड़कों के लिए सर्दियों ने उनसे फुटबॉल खेलने का समय छीन लिया था। स्कूल के इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट को हमेशा स्कूल की टीम के लिए प्राथमिकता दी जाती थी। उन्होंने लू शी मियां को कई बार शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह केवल एक रिजर्व के रूप में खेलने के लिए सहमत हुए, ताकि जब अधिक लोग हों तब भी बास्केटबॉल खेलने के लिए जगह हो। घंटी बजी और भौतिकी के शिक्षक ने हमेशा की तरह अतिरिक्त 5 मिनट पढ़ाए। 10 मिनट का ब्रेक अब आधे से भी कम समय में खत्म हो गया था। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, दो मिन्हवी ने तुरंत पलटकर कहा, दिनमत, बाथरूम जाओ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। प्रत्येक छात्र को एक या दो संत मिलेंगे जो अतिरिक्त समय तक पढ़ाने में विशेषज्ञ हैं। भौतिकी की शिक्षिका ही सबसे ज्यादा ओवरटाइम पढ़ाती थी, इसलिए दो मिन्हवी को इस क्लास से बेहद नफरत थी। दिनमट ने देखा कि वह जल्दी में है, इसलिए वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। चलो चलें। दो व्यक्ति एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक साथ शौचालय जाते हैं। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने अचानक एक लड़के को कक्षा 11-1 में भागते हुए देखा। दो मिन्हवी आश्चर्यचकित हुए। आह, वह बदकिस्मत आदमी तान डांग वापस आ गया है। टैन डोंग स्कूल टीम का सदस्य था। दूसरे स्कूल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते समय वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। वह पिछले 2 महीनों से घर पर ही है और ठीक हो रहा है। दोनों ने कक्षा में प्रवेश किया। टैन डांग ल्यूक थोई मियां से बात कर रहा था। ल्यूक थोई मियां ने नीचे देखा। क्या आपकी भौहें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? टैन डांग मुस्कुराया। चल तो सकता हूँ, लेकिन अभी भी फुटबॉल नहीं खेल सकता। यदि श्रीमान बान मुझे फोन करके इतना आग्रह न करते तो मैं सेमेस्टर के अंत तक घर पर ही रहती और चैन की नींद सोती। दो मिन्हवी पास आए और बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें तुरंत स्कूल छोड़ देना चाहिए। वे सभी हाई स्कूल में दोस्त थे। यह सुनकर तान डांग खुश नहीं हुआ। उसने दीनमत की ओर देखा। दो मिन्हवी, तुम इतने मतलबी क्यों हो? दीनमत को देखो, वह कितनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत कर रही है ना? दिनमत ने तुरंत अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। मैं आपके देखने के लिए नहीं हंस रहा हूँ। टैन डोंग। ल्यूक थोई मियां हंस पड़े। टैन डोंग ने अपनी बेटी के साथ तुलना करने की जहमत नहीं उठाई। ल्यूक थोई मियां की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आह मियां, मैंने सुना है कि गणित में अव्वल होना एक विशेष विशेषाधिकार है। ल्यूक थोई मियां, आप क्या करना चाहते हैं? टैन डांग मुस्कुराया। आपने मुझे अपना डेस्कमेट चुना है। मैं सामने की मेज पर नहीं बैठना चाहता। पूरी क्लास में अब आगे की पंक्ति में सिर्फ एक खाली सीट थी। किन यांग वहां बैठना नहीं चाहता था। इसके अलावा पैर टूटने से पहले भी वह लू शी मियां के साथ बैठा था। घंटी बजी। डिंगमी जो सीधी बैठी थी, उसने यह सुना और अपना सिर घुमाया। लू शी मियां को घूरने लगी। लू शी मियां सहमत हो गए।
डिंगमी ने उस पर अपनी नाक सिकोड़ी। क्यों नहीं, वह ईर्ष्यापूर्ण विशेषाधिकार उसके सिर पर पड़ा। ल्यूक थोई मियाँ ने यह देखा और बस एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा जो मुस्कान नहीं थी। डिनमैट ने ठंडी सांस ली और पीछे मुड़ गया। कितना बुरा लड़का है। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन वह आपको वह नहीं देगा। टू डिच नाम का लड़का, जो शिक्षक को अपना होमवर्क करने में मदद कर रहा था, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे भेजा जाने वाला है। 2 दिन बाद ल्यूक थोई मियाँ ने मासिक गणित की परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए और लापरवाही से होमरूम शिक्षक से सीट बदलने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से शिक्षक ने वास्तव में सहमति व्यक्त की, यह कहते हुए कि टैन डांग बहुत शोर मचाता था और सामने की मेज पर बैठने से उसके पीछे बैठे छात्रों पर आसानी से असर पड़ेगा। पूरे समूह ने टैन डांग को खुशी खुशी सीट बदलते देखा और डिनमैट की तरह ही सोचा, गणित की परीक्षा में अव्वल, दुनिया में चैंपियन। जाने से पहले टू दीच ने कुछ बार दिनमत की तरफ देखा। दिनमत ने उसे देखकर मुस्कुराया। कुर्सी तुरंत हिल गई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि ल्यूक थोई मियाँ अपना सिर नीचे करके किताब पढ़ रहा था। दिनमत ने रुचि खो दी। ल्यूक थोई मियाँ, क्या तुम मेरी कुर्सी को हिलाना बंद कर सकते हो? तुम कुर्सी के पैर तोड़ने वाले हो। वह झूले पर बैठना भी नहीं चाहती थी। उसे इस तरह क्यों हिलाते रहते हो? एक दिन वह झूले से उड़ सकती है। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर उठाया और ठंडी हंसी में कहा, चिंता मत करो, यह छोटा सा लड़का झूला नहीं तोड़ सकता। दिनमत ने उसे घूरकर देखा। फिर भी मुझे हिलना पसंद नहीं है। जब दोनों अभी भी बहस में व्यस्त थे, तब तो दीच पहले ही दूर जा चुका था। तूंग तान ने दिनमत को देखा और धीरे से कहा, डिंग मत, तू दीच तुम्हें पसंद करता है ना? दिनमत अचंभित रह गया और हकलाते हुए बोला, नहीं। टू डिच बहुत विनम्र लग रहा था। वह उसे कैसे पसंद कर सकता था? लेकिन आखिरकार वे दोनों लंबे समय से एक ही टेबल पर बैठे थे, इसलिए वे थोड़े करीब थे। टूंग टैन को यकीन था, वह निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करता है। टूंग तान ने बहुत धीमी आवाज में बात की, लेकिन कम से कम ऊपर और नीचे की 2 टेबलें अभी भी सुन सकती थी। दो मिन्हवी ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने तो कुछ भी नहीं कहा। टूंग तान तो थोड़ा चकित हुआ, फिर मुस्कुराया। मैंने बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाया। 2 मिन्हवी, इस तरह की चीजों के बारे में बेतरतीब ढंग से अनुमान मत लगाओ। अगर कक्षा शिक्षक को पता चल गया तो यह अच्छा नहीं होगा। टूंग टैन ने अपने होंठ सिकोड़े और कुछ नहीं बोला। दिनमैट ने 2 मिन्हवी की कुर्सी पर लात मारी। उसे इशारा किया कि वह बात करना बंद कर दे। टैन डोंग ने अपना स्कूल बैग टेबल पर फेंका। तुम लोग किस बारे में गपशप कर रहे हो? दिनमत, कुछ नहीं। टैन डांग मुस्कुराया और ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। ए मियाँ, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने किताब बंद कर दी। दिनमत ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वह एक बड़ी, मोटी किताब थी जिसका आवरण बिल्कुल काला था। वह भी उत्सुक थी। भूत की कहानी? ल्यूक थोई मियाँ ने किताब को दराज में ठूंस दिया, आलसी ढंग से दीवार से टिक गया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? दिनमत ने तुरंत अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। किसे परवाह है? वह इतनी डरी हुई है कि रात में बाथरूम जाने के लिए भी बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कितना छोटा जिगर है, उसे उपहासपूर्वक हंसते देख दिनमैट का चेहरा लाल हो गया। उसे अचानक 10वीं कक्षा की गर्मियों की छुट्टियों की याद आ गई जब वह और 2 मिन्हवी उसके घर खेलने आए थे। उस समय टू खियन और तान डांग भी वहां थे। टू खियन ने पूरे समूह को एक डरावनी फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। यह पहली बार था जब दिनमत ने एक डरावनी फिल्म देखी।
अगर इसे एक साथ देखने वाले कई लोग नहीं होते और 3 लड़के भी होते तो वह निश्चित रूप से इसे देखने की हिम्मत नहीं करती। रात के 11 बजे तक खेलने के बाद दीनमत को घर जाना पड़ा। यार्ड में कोई रोशनी नहीं थी, यह शांत और गहरा अंधेरा था। जब डिंगमी कार लेने गई तो वह इतनी डरी हुई थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। डिंगमी इतनी डरी हुई थी कि वह जोर से चिल्लाई। उसने पलटकर देखा तो लू शी मियां चुपचाप उसे देख रहा था। डिंगमी ने उसे थप्पड़ मारा। हे भगवान, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, मुझे लगा कि यह कोई भूत है। ल्यूक थोई मियां, वह बस इतना कहना चाहता था कि बहुत देर हो चुकी है, उसे घर ले जाने दो। ल्यूक थोई मियां ने पलटकर कहा, तो भूत को तुम्हें घर ले जाने दो। दिनमत घबरा गया, लगभग सहज रूप से उसे गले लगाते हुए, मत करो। ल्यूक थोई मियां, मैं वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, मुझे वापस ले चलो। युवा लड़की की छोटी पतली बाहों ने उसे कसकर जकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। उसका कोमल शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था। ल्यूक थोई मियां एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर नीचे करके उसके हाथ को देखा और अपने दूसरे हाथ से उसके सिर को जोर से रगड़ा। अगर तुमने जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी असली भूतों के पास वापस भेज दूंगा। डिंगमी ने तुरंत जाने दिया। उसे देर से एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। उसका चेहरा लाल हो गया। यह डू मिंग वेई जैसा बिल्कुल नहीं था। वह शरीर एक किशोरी का था, पतला, मजबूत मजबूत, यहाँ तक कि उसके शरीर का तापमान भी उससे अधिक था। उस रात डिंगमी ने लू शी मियां से उसे घर ले जाने की विनती की। चाहे बाद में उसने कुछ भी कहा हो, वह अब उनके साथ डरावनी फिल्में नहीं देखेगी। पूरे 1 हफ्ते तक लू शी मियां ने उस काली किताब को पढ़ा। डिंगमी वास्तव में उत्सुक थी। जब लू शी मियां कक्षा में नहीं थे तो उसने चुपके से किताब पर रखे प्रश्न पत्र को उठाया। किताब का कवर पलटा। अंदर द आर्ट ऑफ इंट्रूजन नाम था। घुसपैठ की कला। वह कौन सी किताब है? दिनमत ने कुछ और पन्ने पलटे और वह पन्ना देखा जो वह पढ़ रहा था। आज रात का शिकार, सिपनेट, हमला हो चुका है। इतना रहस्यमय? दिनमत ने पलकें झपकाईं। ल्यूक थोई मियां को पता ही नहीं चला कि कब वह वापस आया। उसने उसके सिर पर मारा। उसकी आवाज शांत थी। क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? दिनमत का चेहरा लाल हो गया। वह वापस बैठ गया। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आप कक्षा में सुनते क्यों नहीं, लेकिन यह पुस्तक पढ़ते रहते हैं। पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। भले ही लोग व्याख्यान न सुने, फिर भी वे परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं और गणित में हमेशा अव्वल रहते हैं। 2 मिनहवी ने पास आकर जल्दी से किताब खोली। मैं इस किताब को जानता हूँ। यह हैकर्स के बारे में एक किताब है। मैंने इसे मिस्टर ल्यूक की बुकशेल्फ पर देखा था। लू शी मियां का भाई वास्तव में एक हैकर है, लेकिन क्या लू शी मियां भी इस उद्योग में रुचि रखते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि वह समझ रही थी कि वह क्या सोच रही है। इसलिए ल्यूक थोई मियां ने सुविधाजनक ढंग से पुस्तक उठाई और उसे डेस्क की दराज में फेंक दिया। मैं ऊब गया था, इसलिए मैंने इसे यूं ही पढ़ लिया। दिनमत, क्या आप समझे? ल्यूक थोई मियां ने उसकी ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? दीनमाट मुस्कुराई। 2 डिम्पल मधुरता से दिखाई दिए। निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आता है। ल्यूक थोई मियां धीरे से मुस्कुराए। उनकी एकल पलकें लंबी और संकीर्ण थी। उनकी आंखों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जो एक किशोर के उत्साह को प्रकट कर रहे थे। दीनमाट कुछ सेकंड के लिए खाली देखती रही। वह उसके इसी चेहरे पर मोहित हो गई थी। खंड 1 अध्याय 5। यदि आप मुझ पर दबाव डालते रहेंगे तो फिल्में देखना बंद कर दीजिए और अपना होमवर्क करने जाइए। अनुवाद। होई डुओंग। जब मैं हाई स्कूल में था
तो कोई भी वैलेंटाइन डे पर खुलकर खुश होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन क्रिसमस अलग है। बिना एन की रात को दीन मैट ने अपना स्कूल बैग पहना और कक्षा में प्रवेश किया। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त सेब बांट रहे हैं। दीन मैट ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि ल्यूक थोई मियाँ की डेस्क पर कोई सेब नहीं था। इसलिए वह वापस चला गया और अपने डेस्क के दराज में देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। ओह, दराज में कुछ सेब थे। अचानक किसी ने उसके सिर पर चोट मारी। दिनमट ने अपना सिर उठाया और देखा कि ल्यूक थोई मियाँ उसकी ओर देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? दिनमत ने अपना सिर रगड़ा, अपनी मेज की ओर इशारा किया और उसे खुद देखने दिया। युवक ने भौहें सिकोड़ी। दिनमत ने अपना बैग गले से लगाया और अपनी मेज पर वापस आ गया। दो मिनहवी ने पलटकर उसे एक चमकीला लाल सेब दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, सबसे लाल और बड़ा फल। ये वे सेब हैं जो दीन मैट और दो मिनहवी ने कल सुपरमार्केट से खरीदे थे, आयातित, बहुत महंगे। दीन मैट ने भी कुछ खरीदे। पैसे चुकाते समय उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसकी माँ ने जो सेब कुछ डोंग प्रति किलो में खरीदे थे, वे भी स्वादिष्ट थे। उसे 20 डोंग प्रति किलो का यह सेब क्यों खरीदना पड़ा? दीन मैट ने सेब लिए और उन्हें मेज पर रख दिया। अपना स्कूल बैग खोला। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें भी दे दूंगी। उसने 2 फल निकाले, एक मेज पर रख दिया। फिर वह फल उठाया जो दो मिनहवी ने उसे दिया था और उसे दे दिया। यह तुम्हारे लिए है, सबसे लाल और बड़ा फल। दो मिनहवी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम मुझे अपना सबसे बड़ा, सबसे लाल फल क्यों नहीं देते? दिनमत एक सीधा खड़ा पेड़ है जो मौत से नहीं डरता। मैंने जो फल खरीदा है वह तुम्हारे फल जितना ही बड़ा है। दो मिनहवी ने अपनी आंखें घुमाईं। अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए सोचा, वह जानती थी कि वह ल्यूक थोई मियाँ को सबसे बड़ा सेब देना चाहती थी। उसने सेब वापस छीन लिया। उसके साथ हिसाब करने में बहुत आलस्य था। दीन मैट ने अपनी उंगली से उसे धीरे से पीछे धकेला। डू मिनहवी ने नाखुशी से अपना सिर घुमाया। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। यह सुनकर दिनमत को राहत महसूस हुई। उसने मुड़कर सबसे बड़ा लाल सेब ल्यूक थोई मियाँ को दिया, अपनी भौहें टेढ़ी करके मुस्कुराते हुए। तुम्हारे लिए। जब वह मुस्कुराती थी तो ल्यूक थोई मियाँ को ऐसा लगता था जैसे वह कोई पालतू जानवर हो। उसने अपनी पतली एकल पलकें उठाकर उसकी ओर देखा, स्वीकार न करते हुए। क्या तुम्हें अब भी डर है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है? दिनमट ने सिर हिलाया। यह वह सेब नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था। तान डुओंग कोवे के घोंसले जैसा सिर का कपड़ा पहने हुए अंदर आया। उसने अपना स्कूल बैग नीचे फेंका और जल्दी से दिनमैट का सेब छीन लिया। अगर उसे इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे दे दो। दीनमत ने भौहें सिकोड़ी और अपने थैले से दूसरा फल निकाला। तुम वह फल मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हें यह दे दूंगा। फल स्पष्ट रूप से उसके हाथ में रखे फल से छोटा था। किन यांग असंतुष्ट था। अरे, तुम अभी भी भेदभाव कर रहे हो। उसने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से सेब को अपने मुंह में भर लिया। उसे काटने लगा। डिंगमी का दिल ऐसा लगा जैसे गिरने वाला था। उसने अपना मुंह खोला और उसकी ओर इशारा किया। तुम। डो मिनहवी ने क्रोधित होकर पुस्तक पर जोरदार प्रहार किया। तान डांग, क्या तुम जीने से थक गए हो? क्या यह किसी भूखे भूत का पुनर्जन्म है? उसे अपने दांत पीसकर उस सेब को छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत में इस सड़े हुए आदमी टैन डांग ने उसे खा लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने धीरे से अपने लंबे पैरों को पीछे खींचा जो उसके सामने रखे हुए थे, और उससे भी अधिक धीरे से कॉमरेड टैन डांग की पिंडली पर पैर रखा। एक ही समय में दो दिशाओं से हमला होने पर टैन डांग लगभग उछल पड़ा, अपने दांत पीसते हुए। भाड़ में जाओ, मेरा पैर अभी भी अपंग है। ल्यूक थोई मियाँ ने दिनमत के हाथ से बचा हुआ सेब ले लिया।
ठीक है, यह वही है। टैन डांग, अगर यह वही है तो आप मुझे क्यों लात मार रहे हैं? दिनह मत दंग रह गया। दो मिन्हवी, मतः मेरे लिए किताब उठाओ। अरे हाँ। दीनह मत किताब उठाने के लिए नीचे झुका। उसने तान डांग के पैर पर जूते का निशान देखा और खुशी से सीधा बैठ गया। उसे यही सजा मिली। लूशी मियाँ के सेब चुराने की हिम्मत उसे किसने करने को कहा? आखिरी 3 टेबलों पर अभी भी शोर हो रहा था। तभी अंग्रेजी शिक्षक पीछे के दरवाजे से अंदर आया और उनकी तरफ देखा। सुबह का पठन सत्र शुरू हो गया है। क्या हो रहा है? दीने मार्ट ने जल्दी से अंग्रेजी किताब दो मिन्हवी को लौटा दी, जो पढ़ने के लिए सीधी बैठी थी। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर, ईमानदार और सुंदर थी, कभी तेज और कभी धीमी। ल्यूक थोई मियाँ आसानी से पहचान सकता था। अपनी ऊंचाई और पद के लाभ पर भरोसा करते हुए उसने कक्षा को स्कैन किया। पूरी कक्षा में सुबह सबसे गंभीरता से किताबें पढ़ने वाली वह थी। घंटी बजी और जियांग शिंजी, जिसने पहले एक शब्द भी नहीं कहा था, अचानक मुड़ा और एक नरम मुस्कान के साथ लूशी मियाँ को देखा। लूशी मियाँ, क्या मैं आपको कल फिल्मों में आमंत्रित कर सकता हूँ? आपके हालिया शिक्षण के लिए धन्यवाद। इस महीने मेरे गणित परीक्षण स्कोर में 15 अंकों की वृद्धि हुई है। ल्यूक थोई मियाँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ट्यूशन में उनकी मदद कब की? एक क्षण सोचने के बाद मुझे समझ में आया, कोई जरूरत नहीं। दिनह मत भी दंग रह गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसने पहले कभी ल्यूक थोई मियाँ को फिल्मों में चलने के लिए नहीं कहा था। दूसरी प्रतिक्रिया थी, और फिर भी जियांग शिंजी ने उन्हें फिल्मों में आमंत्रित किया। फिर उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने मना कर दिया। तान डोंग, जो सोने के लिए रेंग रहा था, ने यह सुना और तुंग तान तु को देखते हुए तुरंत हंसते हुए उठ बैठा। कल मेरे भाइयों और मेरी डेट है। कितनी शर्मनाक बात है। तुंग तान तु स्पष्ट रूप से निराश था, लेकिन वह केवल मुस्कुराने के लिए मजबूर हो सका और कहा, तो चलो ऐसा करते हैं। क्या हम अगले सप्ताहांत तक इंतजार कर सकते हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उनके स्वर में पहले से ही थोड़ी अधीरता झलक रही थी। कोई जरूरत नहीं, बस कुछ गणित की समस्याएं हल करनी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इतना साफ इनकार। जियांग शिंजी आखिरकार अभी भी एक लड़की थी। उसे और मजबूर करना असुविधाजनक था। वह पलटी, अपने स्कूल बैग से एक सेब निकाला और उसे सौंप दिया। तो मैं तुम्हें यह दे दूंगी। ल्यूक थोई मियाँ के जवाब का इंतजार किए बिना उसने सेब को टेबल पर रख दिया, मुस्कुराया और तुरंत वापस मुड़ गया। ल्यूक थोई मियाँ ने सेब को देखा। अचानक उसे लगा कि शांति की रात, क्रिसमस या ऐसा कुछ बहुत परेशान करने वाला है। कक्षा तक सेब अभी भी उसी जगह पर घूम रहा था। टैन यांग ने लूशी मियाँ की तरफ देखा, बहुत ही दयालुता से बेचारे सेब को वापस अपने डेस्क के दराज में रख दिया। आज दोपहर के भोजन के बाद उसने एक स्वादिष्ट मिठाई खाई। दोपहर के भोजन के दौरान डू मिंगवेई ने डिंगमी से बातचीत की। मुझे मत बताओ कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि जियांग शिंजी लूशी मियाँ का पीछा कर रहा है। दिनह मत ने खाने के लिए अपना सिर झुकाया। मुझे पहचानो। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। हमने पहले ही एक फिल्म देखने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। दो मिन्हवी ने उसकी छाती थपथपाई। चिंता मत करो, ल्यूक थोई मियाँ उसे पसंद नहीं करता है। दिनहम्ड भी ऐसा ही सोचते हैं। अगर लूशी मियाँ को उसके और जियांग शिंजी के बीच चुनना पड़े, तो वह निश्चित रूप से उसे ही चुनेगा। दोपहर में उसने उसका सेब भी खाया। डिंगमी ने अपना सिर उठाया और जिस चीज ने उसकी नजर को आकर्षित किया, वह थी डू मिंगवेई के सुविकसित स्तन जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उसने अपना सिर नीचे करके खुद को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह यौवन में थोड़ी धीमी थी। दो मिन्हवी ने अपनी कुर्सी पर लात मारी
तुम क्या सोच रही हो? दिनमत ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया और बुदबुदाया, मैं सोच रहा हूँ, अब से मुझे हर रात सोने से पहले एक गिलास ताज़ा दूध पीना होगा। 2 मिनहवी, आज शुक्रवार है, रात को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। दिनमट और 2 मिनहवी कक्षा से बाहर निकले और देखा कि उनके सामने 3 लंबे लड़के खड़े हैं। तू खिएन, ए मियाँ, कल मेरे घर फिल्म देखने आओगे? टैनडांग ने धूर्तता से हंसते हुए कहा। आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना बैग कंधे पर लटकाया, उदासीनता से। यह आप लोगों पर निर्भर है। यह सुनकर 2 मिनहवी ने तुरंत दिनमट को पकड़ लिया। हम भी आ रहे हैं। दिनमत की आंखें चमक उठीं। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। यह आप पर निर्भर है। टू डिच ने कंधे उचकाते हुए कहा, डरावनी फिल्में देख रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? दीनमत ने दयनीय भाव से अपने कंधे झुका लिए। क्या हम कुछ हल्का फुल्का नहीं देख सकते? टैन डोंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, माफ कीजिए, हमें केवल भारी स्वाद ही पसंद है। 2 मिनहवी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, दिनमट का ऐसा मानना है। गर्मी की छुट्टियों में जब वह फिल्म देख रही थी तो उसने भी यही बात कही और उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाई। तू खिएन ने 2 मिनहवी की तरफ देखा। ठीक है, मुझे कोई फिल्म ढूंढने दो। वह रुका, फिर हंसा, मैं तुम्हें डरा नहीं दूंगा। 2 मिनहवी, चले जाओ। थाई, किसी ने आपत्ति नहीं की। दीनमैट केवल ल्यूक थोई मियाँ को उम्मीद भरी निगाहों से देख सकता था। उम्मीद करता था कि वह उसके बगल में खड़ा हो सके। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने हाथ जेब में डाले और सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई हॉरर फिल्म चुन लो। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद दीनमत घर से निकल गया। हालांकि वह वास्तव में हॉरर फिल्में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन इस तरह के दुर्लभ सप्ताहांत पर, और यह क्रिसमस का दिन था, वह ल्यूक थोई मियाँ के साथ कोई भी पल नहीं खोना चाहती थी। दिनमत पहले 2 मिनहवी के घर गया। 2 मिनहवी ने आज जानबूझकर मेकअप किया और बहुत खूबसूरत कपड़े पहने। उसने दरवाजा बंद किया। चलो वहां चलते हैं, वे सब यहाँ हैं। दिनमत ने सिर हिलाया। जब दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो ल्यूक थोई मियाँ के बड़े भाई ने दरवाजा खोला। लंबा आदमी अंदर से दरवाजे की रखवाली कर रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी जब वह उन्हें देख रहा था। ये तुम दोनों हो? वे बच्चे खेल रहे हैं, वे शायद तुम दोनों पर ध्यान नहीं देंगे। 2 मिनहवी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अप्राकृतिक, नहीं, यह ठीक है, हम अकेले खेल सकते हैं। ल्यूक थोई फोंग अंदर आया। क्या मैं आप दोनों के लिए एक कंप्यूटर ला सकता हूँ? 2 मिनहवी, हाँ। थोड़ी देर बाद ल्यूक थोई फोंग ने एक नोटबुक निकाली और उसे बार काउंटर पर रख दिया। खुद खेलो, दिनमट ने आज्ञाकारी भाव से कहा। धन यवाद, मिस्टर ल्यूक। ल्यूक थोई फोंग ने दोनों लड़कियों की ओर देखा और मुस्कुराया। विनम्र मत बनो। लेकिन आप दोनों में से ल्यूक थोई मियाँ की गर्लफ्रेंड कौन है? मैं जानता हूँ कि 2 मिनहवी पड़ोस की लड़की है। वह दीनमैट को भी जानता था। जब वह मिडिल स्कूल में थी तो वह अक्सर 2 मिनहवी के साथ खेलने के लिए उसके घर आती थी, और कभी-कभी 2 मिनहवी अकेली आती थी। वह अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बैठकर कोड लिखने में बिताता था, इसलिए वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन वह जानता था कि उसका छोटा भाई लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। ल्यूक थोई फोंग उनसे 7 या 8 साल बड़ा था, पहले से ही एक वयस्क। इस तरह के एक वयस्क द्वारा उसके दिल में छिपी अस्पष्ट भावनाओं के बारे में सीधे पूछे जाने पर डिंगमी का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिंगमी को अपनी पीठ सीधी करते और सख्त होते देख ल्यूक थोई फोंग ने मजाक में कहा, घबराओ मत,
मैं तुम्हारा होमरूम शिक्षक नहीं हूँ। मैं तुम्हें जल्दी प्यार में पड़ने की सजा नहीं दूंगा, डो मिन्हवी ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ल्यूक थोई मियाँ पसंद नहीं है। वह घमंडी और बचकाना है। ल्यूक थोई फोंग ने अपनी भौहें उठाईं। दी ने मैट को देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, चिंता मत करो, अगर होमरूम शिक्षक घर में वयस्कों को बुलाता है तो मैं तुम दोनों के लिए काम करूंगा। डिंगमी का चेहरा और भी लाल हो गया। मैं नहीं हूँ। लू शीफेंग ने दोनों लड़कियों को चिढ़ाना बंद कर दिया और कार की चाबियां लेकर जाने लगा। पीके मैच खत्म करने के बाद लू शी मियाँ ऊपर के कमरे से नीचे आया और उसने देखा कि डिंगमी बार के पास बैठी हुई है, शर्मा रही है। वह आलस से मुस्कुराया। दोपहर हो गई है, तुम क्यों शर्मा रही हो? क्या यह आपके भाई की गलती नहीं है? दिनमट ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, आपका घर बहुत गर्म है। नवधनाढ़ लोग बहुत खर्चीले हैं। वे फर्श के नीचे हीटिंग का उपयोग करते हैं। जब हम पहली बार यहाँ आए तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब यह वास्तव में गर्म है। ल्यूक थोई मियाँ को फिर से देखिए, उन्होंने केवल एक पतला काला कोट पहना हुआ है। उनके बाल थोड़े अस्त व्यस्त हैं। उनका पूरा शरीर एक आलसी और आरामदायक भाव प्रकट कर रहा है। बहुत गर्मी है, तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं? दिनमत ने अपना फर कोट उतार दिया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसके पीछे पड़े स्कूल बैग पर नजर डाली, अपनी ठुड्डी उठाई और इशारा किया। तुम्हारे उस बैग में क्या है? दिनमट, होमवर्क और टेस्ट। दो मिन्हवी, जो इतने लंबे समय से चुप थे, अचानक जीवित हो उठे और उसके कंधे को थपथपाया। तुम यहाँ खेलने आई थी और फिर भी तुम अपना होमवर्क साथ लाई हो। कितना निराशाजनक है। दिनमट ने उत्तर दिया, जब वे खेल खेल रहे होंगे तब मैं भी कुछ करने की योजना बना रहा हूँ। इस सप्ताह बहुत सारा होमवर्क है। अकेले गणित में ही 3 समस्याएं हैं। होमवर्क के बारे में सोचते ही दो मिन्हवी को सिरदर्द होने लगा। सप्ताह का अंत होने वाला था, इसलिए होमरूम शिक्षक ने उन्हें होमवर्क देने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, मैं वापस जाकर होमवर्क ले आता हूँ। मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। दिनमत ने चावल चौंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। लू शी मियाँ ने अपने होंठ हिलाए, एक गिलास पानी डाला और खेल खेलना जारी रखने के लिए ऊपर चला गया। लू शी मियाँ के घर में कोई नहीं था। नौकरानी उनके लिए खाना बनाती थी। सबके खाने के बाद तुखिए ने सुझाव देना शुरू किया, अंधेरा हो रहा है, चलो कोई फिल्म देखते हैं। दिनमत की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। आज दोपहर से ही वह पूछना चाहती थी कि उन्हें फिल्म देखने के लिए शाम तक इंतजार क्यों करना पड़ता है। आखिर कौन है तुखियन? दो मिन्हवी को निश्चल देखकर तुखियन मुस्कुराया। देखने की हिम्मत नहीं हुई। दो मिन्हवी तुरंत खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए, दांत पीसते हुए। उफ, ऐसी कौन सी बात है जो मैं करने की हिम्मत नहीं कर सकता? जाना, फिल्मों के लिए जाना। उसने दिनमट को ऊपर उठा लिया। डिंगमी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे अभी भी घर जाना था। लू परिवार के मूवी थिएटर को लू शिफेंग ने डिजाइन और सजाया था। बीच में एक लंबा सोफा था, जो 4 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त था। उसके बगल में 2 सिंगल सोफा थे। दिनमत ने बातचीत करने के लिए ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। ल्यूक थोई मियाँ। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। यदि तुम वास्तव में डरी हुई हो तो मैं तुम्हें अपने बगल में बैठने दूंगा। दिनमत, ठीक है, वह ऐसा कहने ही वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिला दिया। लेकिन तुम्हें मेरे कान में चिल्लाने की अनुमति नहीं है। दिनमट, मैं चिल्लाया नहीं। तुखियन को यह फिल्म कहाँ से मिली, यह पता न चलने पर कुछ ही मिनट बीते थे कि दीनमात के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। हर बार जब वह इतनी डर जाती थी कि वह चीखना चाहती थी, तो उसे लू शी मियाँ के शब्द याद आते थे
और वह सहने की कोशिश करती थी। उसका बायां हाथ डू मिंगवेई ने पकड़ लिया था और तनाव और भी संक्रामक था। दिनहमत ने सोफे पर अपना दाहिना हाथ अचानक हिलाया और एक लंबे, बड़े हाथ को पकड़ लिया, जिससे वह दंग रह गई। लड़के के हाथ, जो पूरे साल फुटबॉल खेलते थे, बहुत खुरदरे थे। आप उसके हाथों के पीछे नीली नसों को भी महसूस कर सकते थे। वे उसके कोमल छोटे हाथों से बिल्कुल अलग थे। लू शी मियाँ भी स्तब्ध थी, उनकी ओर नीचे देख रही थी। उस समय डू मिंगवेई अचानक चिल्लाई, अपने बाएं हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उसे किसी चेन रिएक्शन से झटका लगा हो। डिंगमी भी तुरंत तनाव में आ गई और उसने लू शी मियाँ के हाथ को कसकर पकड़ लिया। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा, उसकी पीठ डर से अकड़ गई थी, उसकी आंखें बंद थीं, उसकी लंबी पलकें कांप रही थी। उसने उनके हाथों को देखा जो एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, और मजाक में हंसी, क्या वह इतनी डरी हुई थी? जैसे जैसे फिल्म अधिक से अधिक डरावनी होती जाती है, दो मिन्हवी, जो शुरू में कहती थी कि उसे डर नहीं लग रहा है, अब लगातार चिल्लाती रहती है। तू खियन उसके पास बैठ गया और उसके कान में बोला, दो मिन्हवी, क्या तुम एक पल के लिए चुप हो सकते हो? तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो कि मेरे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। टैन डांग कांप उठा, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सच कहूं तो अगर हॉरर फिल्म में लड़की की चीख हो तो वह डरावनी हो सकती है, भले ही वह डरावनी न हो। लड़के लगभग अपनी पैंट में ही शौच करने वाले थे। तान डोंग ने दिनह मैट की ओर देखा, उस दिनह मैट को देखो, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं चिल्लाया है। कितनी बहादुर है, दिनह मत। धन्यवाद। वह तो बस मौत से डर गई थी। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और ठंडे अंदाज में कहा, डिंगमी, अगर तुम मुझ पर दबाव डालती रहोगी, तो फिल्में देखना बंद करो और बाहर जाकर अपना होमवर्क करो। अध्याय 5 का अंत। यह पुष्टि करने के बाद कि युवक ल्यूक थोई मियाँ 100% नशे का आदी था और अभी भी शर्मीला था, मैंने आधिकारिक तौर पर युवा जोड़े के संबोधन के रूप को बदलकर मैं आप कर दिया खुश स्माइली। मैंने पहले ही इसकी गंध महसूस कर ली थी, लेकिन मेरा इरादा युवक ल्यूक को थोड़ा ठंडा बनाने का था, इसलिए मैंने मैं का इस्तेमाल किया, लेकिन युवक इसे बहुत ज्यादा नहीं चाहता था। अब जब आप संतुष्ट हैं, तो आप गुप्त रूप से अन्य लोगों की लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं और बिना किसी कारण के ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन आप दिखावा करते रहते हैं जैसे कि यह कुछ भी नहीं है।